तो बच्चों आज जो है हम लोग डबली रीइंफोर्स सेक्शन देखेंगे। तो जो डबली रीइंफोर्स सेक्शन है वो दो सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। एक तो कि आर्किटेक्चरल कंसिड्रेशन से कहीं अगर बीम की डेप्थ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तब डबली रीइंफोर्स सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, जब किसी वाइब्रेशन की वजह से टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन ये आपस में इंटरचेंज हो जाए तब हम डबली रीइंफोर्स बीम यूज़ करते हैं। तो डबली रीइंफोर्स बीम का मतलब ये होता है कि जो टेंसाइल एरिया है वहाँ तो स्टील हम प्रोवाइड करते ही हैं, जो कंप्रेशन एरिया वहाँ पे भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो डबली रीइंफोर्स बीम मतलब ये होता है। तो आज हम इसकी एनालिसिस देखेंगे कि डबली रीइंफोर्स बीम की एनालिसिस कैसे होती है। तो एक बीम ले लेते हैं, ये मान लीजिए टेंसाइल जोन में स्टील पड़ा हुआ है, इसको हम कह देते हैं AST। ये कंप्रेशन जोन में स्टील पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं ASC। तो देखिए टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों जोन में स्टील पड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको डबली रीइंफोर्स सेक्शंस कहलाते हैं। ये B हो गया, ये इफेक्टिव डेप्थ, D होती है इफेक्टिव डेप्थ, और इसको हम कहेंगे D डैश। D डैश जो है वो टॉप कवर होता है। D डैश क्या है? टॉप कवर, ऊपर का कवर। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जब भी कोई एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेक्शन हमारा चाहे डबली रीइंफोर्स्ड हो चाहे सिंगली रीइंफोर्स्ड हो, ये अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है। और अंडर और ओवर रीइंफोर्स्ड हमें ये बताता है कि सेक्शन के अंदर स्ट्रेस की पोजीशन क्या है, और अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी बीम का निकाल सकते हैं। तो आइए, पहला स्टेप जो है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का होता है, CNA जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो कहाँ से निकालते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकालते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकाला जाता है। और इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ये वैल्यू हो जाती है सिग्मा ST/m, ये वैल्यू आ जाती है सिग्मा CBC, ये हो गई डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और ये दूरी हो गई D-NC। और ये डायग्राम क्या है? ये इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम, इस डायग्राम को कहते हैं इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम। ठीक। तो अब देखिए, दो सिमिलर ट्रायंगल से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा सिग्मा CBC/NC इज इक्वल टू सिग्मा ST/m D-NC। ठीक। यहाँ हर एक चीज़ का मतलब समझ लेते हैं। सिग्मा CBC परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, बेंडिंग कंप्रेशन। M मॉड्यूलर रेशियो, और सिग्मा ST परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम M15 ले लें और Fe250 ले लें तो IS कोड में देखेंगे तो सिग्मा CBC की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5 MPa, और सिग्मा ST की वैल्यू हो जाएगी 140 MPa। MPa क्या होता है? न्यूटन पर mm²। तो इससे हमारा NC का मान निकल आता है। तो दिस इज़ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो हम किसकी मदद से निकालते हैं? इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम से, इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम की सहायता से निकालते हैं।
दूसरा हम जो न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं वो कहलाता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसको कहते हैं AN या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको NC से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको NA से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया डायग्राम से निकालते हैं, ये फ़र्क है। ठीक, तो जैसा सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में पढ़ा था उसी तरीके से। तो देखिए, अगर हम इक्विवेलेंट सेक्शन देखें और ये मान लें यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे स्टील पड़ा हुआ है, तो स्टील का इक्विवेलेंट एरिया कितना हो जाएगा, ये स्टील का इक्विवेलेंट एरिया हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट का स्टील एरिया ये हो जाएगा M/AST, और इसी तरह ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट का एरिया हो जाएगा ये इक्विवेलेंट M/ASC। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा D - NA। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन एरिया और टेंसाइल एरिया इन दोनों का आघूर्ण लेंगे। तो आपको पता है कि टेंसाइल एरिया में कंक्रीट को निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो ये कंक्रीट का एरिया हम डॉटेड कर दे रहे हैं। तो देखिए, कंप्रेशन एरिया का मोमेंट कितना होगा, पहला तो होगा B × NA, ये पूरी कंक्रीट हो गई, ये पूरी कंक्रीट हो गई, ठीक है, ये पूरी कंक्रीट हो गई, B × NA। तो B × NA मतलब ये पूरा एरिया ले लिया, इंटू NA/2, NA/2 मतलब इस पूरे एरिया का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया यहाँ से, या इस पूरे एरिया का हमने यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी ले ली। अब क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस में हमने इतना कंक्रीट ज़्यादा जोड़ दिया, कितना कंक्रीट ज़्यादा जोड़ दिया, ASC एरिया के बराबर कंक्रीट ज़्यादा जोड़ दिया, तो इतना हमें घटाना पड़ेगा, तो -ASC, और इसका आघूर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अगर इस फिगर को मिटा दीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ये पहले वाले का काम हो गया, तो इसमें आपस में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसको हटा देते हैं और ये मान लेते हैं यही न्यूट्रल एक्सिस चला रहा है। ठीक है, -ASC, ये डिस्टेंस था NA, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी NA और ये दूरी D' घटा देंगे, तो दिस इज NA - D'। अब प्लस इतना एरिया ऑफ कंक्रीट जो है घट गया, अब इस कंक्रीट की जगह क्या पड़ा है, सरिया पड़ी है, तो इस सरिया का इक्विवेलेंट एरिया निकालेंगे, तो ये हो जाएगा M/ASC × NA - D'। ये तो पूरा कंप्रेशन एरिया हो गया, और टेंसाइल एरिया कितना होगा, M/AST। ठीक है, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया हो गया, स्टील का इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया हो गया, × D - NA। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते, तो ये हो गया BNA² प्लस M-1 × ASC × NA - D' इक्वल टू M/AST × D - NA। ठीक, लेकिन IS कोड, हम जो सिविल इंजीनियर हैं वो IS कोड से बंधे रहते हैं, तो IS 456 IS कोड हमारे यहाँ जो कंक्रीट में लागू होता है RCC में, दैट इज़ 456/2000। ठीक है, वो ये कहता है कि जब आप इक्विवेलेंट एरिया स्टील का निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया निकालेंगे स्टील का, और वो स्टील जब कंप्रेशन जोन में होगा, तो M से मल्टीप्लाई करने की जगह आप
1.5 m से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, IS कोड ये कहता है। तो बेसिकली MASC जहाँ यूज़ कर रहे हैं आप उसकी जगह 1.5 m ले लेंगे। तो ये हो जाएगा BNA²/2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ASC NA माइनस D डैश इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस NA, D माइनस NA। ये फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या होगा, इस फॉर्मूले की मदद से हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी डेवलप की हमने, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस और एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रेस डायग्राम से निकाला जाता है, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस जो है वो इक्विवेलेंट कॉन्क्रीट एरिया डायग्राम से निकाला जाता है। अब बात आती है कि ये निकालते क्यों हैं। ये निकालते इसलिए हैं कि हमको ये पता चल सके कि सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड है या सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है। तो सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड है, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ये कैसे पता चलेगा, जब हम NA और NC को कंपेयर करेंगे। तो इफ़ NA इज़ लेस देन NC, सेक्शन इज़ अंडर रीइंफोर्स्ड। मतलब कि टेंसाइल स्टील अपनी लिमिट पे पहले पहुंच जाएगी और कंक्रीट का स्टील अपने लिमिट पे तब तक नहीं पहुंचेगा। NA इज़ ग्रेटर देन NC या NA इक्वल टू NC, दिस इज नोन एज बैलेंस सेक्शन, ठीक। और तीसरा होता है NA इज़ ग्रेटर देन NC, इट इज़ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक। यूजुअली जो डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस हैं वो अंडर रीइंफोर्स्ड डिज़ाइन किए जाते हैं। तो हमें बेसिकली NA और NC निकाल के ये देखना होता है कि सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन जो सिंगली रीइंफोर्स्ड है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो मतलब सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का होता है, वही डबली रीइंफोर्स्ड में भी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस निकाल लिया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकाल लिया, ये देख लिया कि सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है। और इसके बाद अब हमारा पर्पस क्या रह जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो इसको थोड़ी देर में मिटा देता हूँ। न्यूट्रल एक्सेस के जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमेशा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस के आधार पर निकाला जाता है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए मान लें ये सिग्मा ST/m है, ये सिग्मा CBC है, ये आपका NA है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं MR या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, B इंटू NA इज द एरिया, ठीक। B इंटू NA कंप्रेशन एरिया हो गया, और इंटू 0 प्लस सिग्मा CBC/2 ये स्ट्रेस हो गई। तो एरिया इंटू स्ट्रेस क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। करते क्या है कि ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के अबाउट जो है आघूर्ण लेते हैं। तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के अबाउट आघूर्ण लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो कंप्रेशन जोन है ये काम करेगा फोर्स C1, और ये कहाँ से, यहाँ से D/3 पे काम करेगा या NA/3 पे काम करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, D माइनस NA/3, जिसको लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म D माइनस NA/3, ठीक। अब देखिए कंप्रेशन जोन का हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स एक तो ये पूरे कंक्रीट के कारण हो गया, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, इतना कंक्रीट ज़्यादा जुड़ गया। तो इतना कंक्रीट ज़्यादा जुड़ा है, इसको हम घटाएंगे और जो ये स्टील पड़ा है उसका इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया लेंगे। ये दोनों चीज़ें किससे रिप्लेस हो जाएंगी,
1.5 m माइनस 1, ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, इंटू ASC। ठीक, ये कॉन्क्रीट एरिया है, तो स्ट्रेस कौन सी लेंगे आप? कंक्रीट की लेंगे। कंक्रीट की स्ट्रेस इस लेवल पे लेंगे, इसको मान लीजिए, हम मान लें सिग्मा CBC1। ठीक, तो इंटू सिग्मा CBC1, ये स्ट्रेस हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? इंटू D माइनस D डैश। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो BNA सिग्मा CBC/2, इसको थोड़ा सा और कर लीजिए, ये MR लिख लीजिए, ये बराबर हो जाएगा BNA सिग्मा CBC/2 D माइनस NA/3 प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CBC1 इंटू D माइनस D डैश। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो एनालिसिस पार्ट में यही होता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना होता है। ठीक है, तो अब एक हम सवाल देखते हैं इस पे, और ये सवाल का जो नोट्स हैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए, तो आपको नोट्स में भी दे रखा है, यहाँ भी बता दे रहे हैं, आप अपने कैलकुलेटर से वैल्यू चेक कर लीजिएगा। तो मैं वैल्यू लिखता जाऊँगा, आप अपना बाद में जब देखेंगे तो कैलकुलेटर से इसको चेक कर लीजिएगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि जो जो चीज़ें हमने ली हैं उसका मतलब क्या है। तो देखते हैं। तो एक हमारा बीम है, गिवन सेक्शन है। ठीक, यहाँ पे सरिया पड़ी हैं 4, तो 4 बार्स ऑफ 20 mm, 5 लिख दे रहा हूँ, 5 मतलब डायमीटर। ठीक है, 4 बार्स हैं। ये है AST टेंसाइल स्टील। ठीक, ये कंप्रेसिव स्टील है ASC, 4 बार्स 16 mm 5। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 250 mm और डेप्थ दी है 450 mm। और ये जो D डैश है टॉप कवर, ये दिया हुआ है आपको 40 mm। आपको दिया हुआ है M15 और Fe250 ग्रेड्स। और निकालना क्या है? आपको निकालना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस बीम। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्टील निकाल लेते हैं। तो AST इज इक्वल टू 4 बार इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी 1256.63 mm स्क्वायर। अब आप ASC निकाल लीजिए, 4 बार इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आएगी 804.24 mm स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पहले हमने निकाला हुआ है, सिग्मा CBC अपॉन NC इज इक्वल टू सिग्मा ST/m अपॉन D माइनस NC। वैल्यू रखते जाते हैं। अब ये सिग्मा CBC की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 5 MPa, और इसके लिए स्टील सिग्मा ST कितना होगा? 140 MPa। और मॉड्यूलर रेशियो M का मान कितना होता है? 280/3 सिग्मा CBC। ये हो जाएगा 280/3 इंटू 5, ये हो जाएगा 18.67। ठीक है, तो अब इसे रख लीजिए, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई NC विल बी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 18.67 अपॉन D माइनस NC। तो D इज़ 450 माइनस NC।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका एनसी आएगा, एनसी का मान आएगा 180 mm। तो एक चीज़ आ गई आपकी एनसी का मान 180 mm, ठीक है। अब एक्चुअल लेटरल एक्सेस आ जाइए, ए एन ए क्या हो जाएगा, BNA² 2, ठीक, प्लस 1.5 m - 1 इंटू ASC, ठीक है, इंटू NA माइनस D डैश विल बी इक्वल टू M इंटू AST और इंटू क्या हो जाएगा D माइनस NA, ठीक है। तो BNA² 2, B हो जाएगा 250/2 NA² प्लस 1.5 इंटू 18.67 माइनस 1 इंटू ASC इज़ 804.24, ठीक है, इंटू NA माइनस D डैश इज़ 40 विल बी इक्वल टू 18.67 मल्टीप्लाइड बाई AST 1256.63 इंटू D 450 माइनस NA। ये देखिए NA में एक द्विघाती समीकरण आ रहा है, तो आप श्रीधराचार्य रीति से इसको सॉल्व करेंगे। और श्रीधराचार्य रीति जब आप सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। तो NA का जब आप मान करेंगे तो NA की दो वैल्यूज़ आएंगी। NA की जो दो वैल्यूज़ आएंगी, इसमें एक ही वैल्यू लेने वाली होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो रिजेक्ट होगी। और वो रिजेक्ट इसलिए होगी कि या तो नेगेटिव में आ रही होगी या 450 से ज़्यादा आ रही होगी। तो जो वैल्यू आपकी 450 के अंदर आएगी वो NA की वैल्यू आप लेंगे। तो इसको आप द्विघाती समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ये NA का मान आता है 158 mm। तो NA का मान आया 158 mm। तो 158 mm इसका मतलब क्या हुआ कि NA इज़ लेस देन NC। NA का मान कम है NC से, ठीक है। ये 158 180 है। तो सेक्शन क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आपकी 158 है और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 450 माइनस 158, ये सिग्मा ST/m, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा CBC डैश, ठीक। सिग्मा CBC डैश क्यों हो जाएगी, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 140 डिवाइडेड बाई 18.67। अब इसमें देखिए ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो दो सर्वांसम त्रिभुज से आप सिग्मा CBC डैश का मान निकाल लेंगे। क्योंकि ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो ये वैल्यू हमेशा 5 से कम आएगी, ठीक है। तो ये सिग्मा CBC डैश की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो सिग्मा CBC डैश आपकी जो आ रही है वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा CBC डैश अपॉन 158 विल बी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 18.67 डिवाइडेड बाई 450 माइनस 158। तो यहाँ से आपको सिग्मा CBC डैश की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 04.057 एम्पियर, ये निकलेगी, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था NA और NC निकालने का, अंडर रीइंफोर्स्ड निकालने का, उसमें हमने ये निकाल लिया कि कंक्रीट में वास्तव में स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है। अब देखिए वास्तव में जो स्ट्रेस है, जो M15 के लिए 5 होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं मोबिलाइज हो रही है। वो कहाँ तक मोबिलाइज हो रही है, 4.057 तक ही मोबिलाइज हो रही है, ठीक है। अब ये जो स्टील पड़ा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग में हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं सिग्मा CBC 1 डैश कह लीजिए। तो देखिए अब ये दो त्रिभुज में सिग्मा CBC डैश अपॉन 158 विल बी इक्वल टू सिग्मा CBC 1 डैश
डिवाइडेड बाई 158 माइनस 40, 40 mm का ऊपर का कवर हो गया। तो यहाँ से आपको सिग्मा CBC1 की वैल्यू आ जाएगी, जो इस केस में कितना है 3.03, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.03 MPa। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो है ये आ गई 3.03 MPa। ठीक है, तो होल प्रोसेस क्या हुआ कि इस होल प्रोसेस में हमने कंक्रीट में वास्तव में कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ये पूरे सेक्शन को एनालाइज करके कितनी होनी चाहिए, ये हमने निकाल लिया। अब हम सीधे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रख दें, तो इसको मिटा देता हूँ, मैं यहीं रख लेता हूँ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, MR will be equal to B into NA सिग्मा CBC/2, ठीक है, तो हो गया फोर्स, इंटू D माइनस NA/3 प्लस 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC, ठीक है, इंटू ये सिग्मा CBC की जगह सिग्मा C' हो जाएगा, और ये सिग्मा CBC1' हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई D माइनस B', ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला पहले डिराइव कर चुका है, केवल वो जो सिग्मा CBC की वैल्यू चेंज हो गई थी, तो ये स्ट्रेस के नोटेशन हमने चेंज कर दिए, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू रखते जाते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 250 इंटू NA का मान है 158 इंटू सिग्मा CBC' 4.057 इंटू D 450 माइनस NA 158 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, डिवाइडेड बाई 2। तो B हो गया, NA हो गया, सिग्मा CBC हो गया, बाई 2 हो गया, ये पूरा फैक्टर हो गया, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू 18.67 माइनस 1 इंटू ASC कितना था 804.24 एरिया हो गया, सिग्मा CBC' 3.03 D 450 माइनस D' 40, ठीक है, 450 माइनस 40। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 31.83 इंटू 10 की पावर 6, ये पहला वाला हो गया दिस, प्लस दूसरा आइटम है 8.90 इंटू 10 टू द पावर 6, इन दोनों को ऐड करेंगे और 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40.73 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको किलो न्यूटन मीटर में आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे या MR निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को किस तरह एनालाइज करेंगे और किस तरह हम उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे, एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे तो फिर सोल्यूशन आपका आसान होता चला जाएगा। चलिए, थैंक यू, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।